जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी का क्लास 5 करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 4 क्लास ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस या बिहार एसआई जिसे अन्य एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया उसका ये आज 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास और महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर जाके अवश्य देख लें। और तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान की कुछ विशेषताएं, या यूँ कह सकते हैं कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर वो सारे टॉपिक वाइज हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक वाइज आपका पॉलिटी कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट भी कवर कराए जाएंगे, ताकि आपका वैकेंसी आते आते तक जीएस का जो जीके का जो पोर्शन है वो पूरा हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो संविधान की कुछ जो विशेषताएं हैं उनमें उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी हम जान लेते हैं। जैसा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद मौजूद हैं। अगर 22 भाग की भी बात की जाए तो गिनती में ये 25 है, और अनुच्छेद वर्तमान में अगर गिनती की जाए तो 450 से भी प्लस है। लेकिन इससे सवाल नहीं बनते हैं। सवाल यही बनता है कि वर्तमान में भारतीय संख्यात्मक मान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में या हमारे संविधान में कितनी अनुसूची, तो 12 अनुसूची, कितने भाग, तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अगला जो पॉइंट है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में शुरू हुई। कहाँ हुई? फ्रांस में शुरू हुआ, जबकि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का बना। विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का बना, शुरू किया था फ्रांस ने। लेकिन हो सकता है कि फ्रांस का संविधान बनने में देरी हो गया हो, जिसके कारण पहले नहीं बना पाया। तो पहले जो संविधान बना वो ब्रिटेन का बना। ठीक है, तो स्टेटमेंट अलग अलग तरह से बनते हैं, फैक्ट अलग अलग तरह से बनते हैं, तो आपको इन चीज़ों में पकड़ रखना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो सवाल आप गलत करके चल आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में शुरू हुआ, जबकि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का बना। किसका बना? तो ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था। तो इस प्रकार एक सवाल ये भी बनता है कि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का था, तो किस प्रकार का था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको तब लगाना है अलिखित संविधान। यानी विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का बना, लेकिन वो अलिखित था, यानी वहाँ लिखित रूप में नहीं है। तो सवाल चेंज हो जाता है। सवाल चेंज इस प्रकार हो जाता है कि अगर पूछा जाए विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का संविधान, तो विश्व का पहला लिखित संविधान के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएगा अमेरिका। तो कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में हुई। सबसे पहला संविधान किसका बना? तो ब्रिटेन का बना। कैसा था? तो अलिखित था। फिर अगला स्टेटमेंट है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका बना? तो अमेरिका का बना। ठीक है, फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, तो ये भी याद रखना। पिछले चैप्टर में यानी पिछले वीडियो में हमने जाना कि 60 देशों से अवलोकन करके 60 देशों का अवलोकन करके हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर ही हमारा भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बड़ा हमने जान लिया। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो मोनाको। किसका? मोनाको। मोनाको यूरोप का एक देश है। मोनाको यूरोप का एक देश है। तो अगर नॉर्मली सवाल पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो मोनाको। या फिर सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाएगा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जो किस महादेश से संबंधित है? तो यूरोप से।
फिर अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को संसद भवन के लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखा गया। किसके बॉक्स में? हीलियम के बॉक्स में। काफ़ी अच्छा डाटा है, तो याद रखेंगे और इंटरेस्टिंग भी है। हमारे संविधान को कहाँ रखा गया है? तो संसद भवन के लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में। किसके बॉक्स में? तो हीलियम के बॉक्स में। तो इसे याद रखना। हमारा संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है, यानी ना ही हमारा संविधान एकदम से किसी मामले का एक्शन लेने में एकदम से ना ही कठोर बनता है और ना ही एकदम से पूरा छूट दिया जाता है, यानी दोनों का मिश्रित रूप है। फिर जो अगला पॉइंट है, हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों स्वरूप प्रदर्शित करता है, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। दरोगा में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दे दिया जाता है संघात्मक, परिसंघात्मक, एकात्मक। तो याद रखेंगे, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है किसको? एकात्मक शासन व्यवस्था को। अभी हम जानेंगे एकात्मक के बारे में, एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है और परिसंघात्मक क्या होता है। तो विशेष रूप से उसको हमने नीचे लिख के रखा है, उसको भी जानेंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमारा जो भारत है, भारत में दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक का अर्थ ये हुआ कि कोई राज्य, एकात्मक जानने से पहले हमें संघात्मक समझना होगा। संघात्मक का अर्थ हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो हमारे देश में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा तो है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन ज़्यादा पावर जो है, ज़्यादा शक्तियाँ जो हो केंद्र के पास है। अगर कोई राज्य कानून बनाती है और उसी विषय से संबंधित अगर केंद्र कानून बनाता है तो केंद्र द्वारा कानून मान्य होगा, राज्य द्वारा मान्य नहीं होगा। इसीलिए इसे एकात्मक गुण प्रदर्शित का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। अब देख लेते हैं एकात्मक की परिभाषा देख लेते हैं कि एकात्मक प्रणाली राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें संघीय शक्ति राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्रीकृत सरकार में रहती है। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती है। जैसे हमारे अभी भारत में जो राष्ट्रपति हैं, कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है राष्ट्रपति, और राज्यों के लिए राष्ट्रपति एक एक राज्यपाल नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। तो इस प्रकार राज्यों का जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, जो कि केंद्र यानी कि राष्ट्रपति के अधीन है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि या तो सरकार केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती है। यानी उप इकाइयाँ का अर्थ हो गया कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और उसी के नाम पर राज्य का भी कार्यभार होता है। यही हुआ एकात्मक। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी ये समझिए कि मुख्य रूप से सारी शक्तियाँ केंद्र के कंट्रोल में होती है। फिर कुछ देश के बारे में यानी एग्जाम्पल जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ यानी किन किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, चीन और इत्यादि। यानी मुख्य रूप से ये देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि किस देश में क्या है नहीं है। परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं और मुख्य रूप से जो भी बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखना। भारत को इसमें हमने इसलिए शामिल नहीं किया कि भारत जो है संरचनात्मक रूप से संघात्मक व्यवस्था के अधीन आता है। ठीक है, तो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। आप इस स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लीजिए, इसे लिखिए, इसे याद कीजिए। काफ़ी बार बिहार
SI जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण, यहाँ भारतीय संविधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ संविधान में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या क्या हैं उसके बारे में जानना। तो पहला है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी जो केंद्र सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुना दिया उसके बाद कोई भी न्यायालय उस फैसले को टाल नहीं सकता। इकहरी नागरिकता यानी इस प्रकार के देशों में यानी एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में इकहरी नागरिकता पाई जाती है। यानी यहाँ पर कोई भी नागरिक अगर अपने देश का नागरिक है तो मात्र वही देश का नागरिक है। अगर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उस देश के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारत में भी कैसी नागरिकता है? तो भारत में भी एकल नागरिकता है। वही बात हमने अभी आपको बताया कि भारत संरचनात्मक रूप से संघात्मक है लेकिन एकात्मक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए भारत संघात्मक कम और एकात्मक ज़्यादा कहलाता। फिर अगला पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा तो है लेकिन मुख्य रूप से केंद्र के पक्ष में यानी केंद्र के कंट्रोल में ज़्यादा है। फिर अगला पॉइंट है संघ तथा राज्य के लिए एक ही संविधान। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। ये दोनों का एक ही नियम होगा और एक ही नियम से दोनों चलेंगे। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार। और फिर अगला पॉइंट है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। और फिर अगला पॉइंट है राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। इसमें लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। तो एकात्मक शासन व्यवस्थाएं में लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। फिर अगला पॉइंट है संघात्मक। अब संघात्मक का अर्थ क्या हुआ? संघात्मक शासन वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्यों या क्षेत्रीय उपविभागों की सरकारों के बीच विभाजित या बंटी रहती है, जिसको मिलाकर संघ का निर्माण होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई देश है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे राज्य में विभाजित हैं, तो टोटल समायोजित करके जो शक्तियाँ होगी केंद्र के सेंटर में कहलाएगी और सब जो स्टेट होंगे इसमें उस सब के पास अपना अपना अलग कानून व्यवस्था होगा और वो अपने रूप से स्वतंत्र रूप से अपना कानून संचालित करेंगे। ठीक है। इसमें जो राज्य होता है वो केंद्र से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इस पर कोई भी कानून अगर केंद्र बनाती है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट उस कानून को मान ही ले। फिर कुछ देशों का नाम देख लेते हैं, जैसे कि USA, भारत, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, रूस, ब्राज़ील इत्यादि। तो भारत को हमने यहाँ शामिल किया है। भारत को हमने संघात्मक शासन व्यवस्था में इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमारा भारत का लिखित संविधान है और भारत में बहुत सारे चीज़ें संघात्मक के रूप में प्रदर्शित होती है, इसलिए भारत को यहाँ रखा गया। आगे हम अभी जानेंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार इस संघीय व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। इस संघीय व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। यानी राज्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार संभालेगी और केंद्र अपना कार्यभार संभालेगी। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। यानी सबसे संप्रभु यानी सबसे ऊपर कौन होगा? संविधान। फिर है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। फिर है लिखित और कठोर संविधान।
स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। फिर अगला पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका और दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली यानी राज्य का अलग शासन, केंद्र का अलग शासन। और दोहरी नागरिकता हो सकता है, देखिए दोहरी नागरिकता हो सकता है, जैसे कि यूएसए में तो जो भी नागरिक किसी स्टेट से हैं तो उस स्टेट की भी उसके पास नागरिकता होती है। मान लीजिए 2 स्टेट हैं यूएसए में, तो यहाँ का जो नागरिक है इस स्टेट का भी उसके पास एक नागरिकता होगा और एक यूएसए यानी कि केंद्र का नागरिकता होगा। यानी इस प्रकार यहाँ के नागरिकों को 2 नागरिकताएं होती हैं। मान लीजिए इस स्टेट में है तो यहाँ की एक नागरिकता उसके पास होगी और एक केंद्र से यानी कि यूएसए की नागरिकता होगी। तो इस प्रकार उसे दोहरी नागरिकता कहा जाएगा। इसमें लिखित संविधान होना जरूरी है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है लिखित संविधान होना जरूरी है। जैसे कि अपना भारत का लिखित संविधान, इसलिए हमने इसको संघात्मक व्यवस्था में शामिल किया है। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। ऊपर हमने आपको बताया कि भारत में दोनों शासन व्यवस्थाएं की स्वरूप देखा जाता है। कौन कौन? तो संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं का स्वरूप देखी जाती है। इसलिए भारत को हम संरचनात्मक तौर पर संघात्मक और कार्य रूप से इसे एकात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है। वही बात हमने लिखा है, भारत एकात्मक तौर पर संघात्मक तथा या लेकिन वास्तव में एकात्मक गुण दिखाता है। फिर जो पॉइंट है, एक पॉइंट आता है, एक टर्म आता है परिसंघात्मक। परिसंघात्मक, तो परिसंघात्मक का अर्थ हुआ कि मान लीजिए छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इनके पास किसी कानून व्यवस्था या शासन प्रणाली या संविधान के जैसा कुछ प्रक्रियाएं नहीं है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, आपस में संगठन बना लेते हैं, आपस में संगठन बना लेते हैं और इसी संगठन में से जैसे जितने भी छोटे छोटे देश हैं ये राज्य के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी में से प्रत्येक राज्य या जो भी देश इसमें शामिल हुए हैं उससे अपना लोग को चुनकर इस संगठन के रूप में बैठा देते हैं और वही फिर इन सब पर अच्छे तरीके से शासन करते हैं। और इसमें जो है पूरी तरह से अपना राज्य स्वतंत्र रहती है, वो कभी भी इससे अलग हो सकती है, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होती है। तो परिभाषा के रूप में एक नज़र देख लेते हैं कि परिसंघ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें 2 या उससे अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र समझौता कर ले कि बाकी विश्व के साथ वे एक ही राष्ट्र की तरह संबंध रखेंगे। संघों की तुलना में परिसंघों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। अभी हमने आपको बताया कि इसमें कोई भी राज्य कभी भी स्वतंत्र रूप से अलग हो सकता है। इसके उदाहरण जो है सर्बिया और मोंटेनेग्रो और इराक्वाई, ये परिसंघीय देश के उदाहरण है। बहुत ही कम परिसंघीय देश हैं और स्विट्जरलैंड भी इसी का एक भाग था जो कि अब सिर्फ नाम मात्र का परिसंघीय कहलाता है, लेकिन वहाँ भी अब संघात्मक व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अगला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था वही स्टेटमेंट इसमें भी बनेगा कि इस व्यवस्था को यानी परिसंघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, जैसे एक था एकात्मक और एक था संघात्मक, एक था संघात्मक। एकात्मक में क्या था, विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन। और संघात्मक में क्या था, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन।